स्टार्ट हो जाए तो ये डिस्टर्ब। हाँ, तो प्रारंभ हमने किया था सप्त पदार्थ से, और इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा था जो कि एक एक करके 7 पदार्थ जो हैं, मंगलाचरण के अंतर 7 पदार्थ जो हैं उनकी चर्चा आपने की थी, जो कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ। इसके बाद आपने देखा था क्योंकि एक एक करके द्रव्य क्या है, गुण क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समवाय क्या है, अभाव क्या है, उनके कितने भेद हैं, ये आप लोगों ने देख लिया था। इस द्वितीय प्रभाग रहा है, उसमें हमने देखा था क्योंकि ये जो द्रव्य है एक एक करके उनके बारे में हमने पढ़ा, और उसमें हमने क्या देखा था कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे पृथ्वी हमने की या अन्य जो भी हमने देखा, पृथ्वी जल तेज वायु आदि, उनमें हमने देखा क्योंकि उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, स्ट्रक्चर जो है वह एक जैसा है। और जो अंतर हमने देखा है वह देखा 4 जो हमने देखा था, पृथ्वी जल तेज वायु, और उसके बाद जो हमने आकाश से लेकर के आत्मा मन तक की जो चर्चा हमने की थी, इसका स्ट्रक्चर हमें अलग दिखा था। और हमने ये भी बताया था जो कि क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं, किस तरह से आपको देखना चाहिए, ये सभी आपने देखा था कल। तो कुल मिलाकर के तो जितने पदार्थ हैं, पदार्थों की गणना हो गई थी। पदार्थों की गणना के अनंतर आपने देख लिया था जो कि द्रव्य के अंतर्गत जो अलग अलग हैं, ये अलग अलग द्रव्य जो हैं इनकी चर्चा देख ली थी। ये आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, यहाँ तक आपने देख लिया था। और उम्मीद है जो कि आप लोग इसको पढ़ करके भी आए होंगे, क्योंकि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं अगर उसको आपने एक बार नहीं देखा है, अभ्यास नहीं किया है 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपके लिए वो नहीं होता है, वो हमारे पास ही वापस आ जाता है, हमारे पास ही रह जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक दिन आप ये ध्यान रखेंगे और उसमें जिन जिन की चर्चा हमने की है उसको देखेंगे। इसके बाद तृतीय जो प्रभाग हम देख रहे हैं उसमें है गुण, क्योंकि हमने पहले देखा सप्त पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ है। उसके बाद द्रव्य के अंतर्गत जो जो आ रहे हैं उन 9 द्रव्यों को हमने देखा। इसके बाद क्रमिक रूप से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं रैंडमली दिया गया है। अब गुण के लक्षण आदि को बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या रूप का क्या लक्षण है, क्योंकि आपने वहां पर देखा था जो कि द्रव्य में तो आपने 9 देखा था, और 9 द्रव्यों के बाद आपने देखा था जो कि गुण की बात की थी, गुण 24 थे। और आपने पढ़ा भी था जो कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणा, ये आपने पढ़ा था। अब उसी को एक एक करके ये बता रहे हैं यहाँ पर, और आपको समझने की जरूरत है। संपूर्ण को आप रख सकते नहीं है क्योंकि पूरा ग्रंथ जो है वह फैक्चुअल ही है, यस कह सकते हैं, लेकिन वह फैक्ट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं अर्थात परिभाषा आदि जो दिए गए हैं वह इस तरह से दिए गए हैं कि उसको आप अवधारणात्मक रूप में ये ध्यान में रख सकते हैं ना। तो कैसे आप जो आपके पास जो आंकड़ा है, यहाँ पर डाटा उस रूप में नहीं कह सकते हैं, लेकिन लक्षण आदि जो दिया गया है वो इतना अधिक दिया गया है जिसको कि आप एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें असफल रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि उसको अवधारणात्मक रूप में ध्यान में रखिए, एक दूसरे से कोरिलेट करके देखिए, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं रूप।
गुण को देखते हैं। ठीक है, गुण क्या है वो देखिए। कहते हैं सबसे पहले क्या था, जो कि रूप रस गंध स्पर्श, ये रूप देखा था आपने 24 में से पहला कौन सा था, रूप था। अब ये 24 को देखना है, तो इसलिए थोड़ा फास्टली देखेंगे और पता चल देखेंगे इसे, ये समझ में आ जा रहा है। कह रहे हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, ऐसा गुण जो चक्षु मात्र से अर्थात आंख से ग्रहण किया जा सके, चक्षु मात्र से ग्रहण किया जा सके, उसको कहा जाता है, ऐसे गुण को कहा जाता है रूप। ठीक है, चक्षुर मात्रो ग्राह्यो गुणो रूपम। अब फिर इसका स्ट्रक्चर उसी तरह देखेंगे जैसे हमने पृथ्वी आदि का स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी संरचना आप देखने की कोशिश करिए, जो कि ये क्या है, किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से इनको आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत कप्त चित्र भेदात सप्तविधम। ये रूप कितने प्रकार का हो सकता है, 7 प्रकार का। अलग से नोट करके आप रख लेंगे, क्योंकि वहां पर भी मैंने यही कहा था, जो कि एक एक करके नाम लिखिए, लक्षण लिख पाते हैं तो लक्षण लिखिए, और नंबर तो लिख ही लीजिए, क्योंकि नंबर जो है आसानी से याद आपको पूरा नहीं रहेगा। तो रूप के कितने भेद हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदात। ठीक है, या फिर आप जो कहते हैं रंग को लेकर के कहते हैं ना, रूप रंग इस तरह का है, तो इस रूप में आप देखते हैं आंख से जिसका प्रत्यक्ष हो सकता है, इस ऐसे गुण को आप क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। यह 7 प्रकार का होता है, जो कि शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्र भेदात। चित्र कहते हैं जो कि नाना प्रकार की जिसमें मिक्स हो। हालांकि अगर आप ये जो अलग अलग रंग हैं उनको देखेंगे, क्योंकि इसको आप करेंगे, जो आपका नेत्र है और रंग की जो संरचना है वह, इनको अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की अगर कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा जो कि ये जो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम कहा गया है, इसका क्या इंटर रिलेशन है ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप उधर जो देखते हैं, जो प्रिज्म की जो 7 रंग प्रिज्म से गुजारे जाने पर जो सूर्य प्रकाश में या प्रकाश को अगर लें तो 7 प्रकार के जो वहां पर दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद कैसे कोई रंग, किसी रंग को आप कैसे कह पाते हैं जो कि अमुक रंग है, इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें, इस अवधारणा को देखेंगे, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कहते हैं जो कि ये अमुक पुरुष जो है वह नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, अगर ये कहते हैं, तो नीले रंग का जो आप कहते हैं, तो आपको कैसे पता जो नीला रंग है वो। तो ये जो अवधारणा है ये आपको जब आप पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, और जो ये नेत्र है, ये जो नेत्र की संरचना जो है, ये जो आप भौतिकी के अंतर्गत, तो आपको विशेष रूप से समझ में आएगा ये। इसीलिए जब भी कहते हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी आपको अप्रोच रखना चाहिए, उसका अभिप्राय सीधा यही होता है कि जब आप एक से दूसरे विषय को संबद्ध करके देखेंगे आप, तो आप अधिक से अधिक समझ पाएंगे। जिन्होंने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा है, अर्थात प्रकाश जो है पढ़ा है, जो आंख की संरचना को नहीं जानते हैं भौतिकी की दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, और या फिर उन दोनों को पढ़ा है और तर्क संग्रह की इन पंक्तियों को नहीं पढ़ा है, तो इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है उसको परफेक्ट रूप में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और भी ग्रंथों में है, कोई इन दोनों ग्रंथों में ही है ऐसी बात नहीं है, और भी ग्रंथ हैं जहां पर कि इस तरह के संदर्भ मिलते हैं, उनको लेकर के अगर आप चिंतन करते हैं तो एक नया चिंतन होगा। और वस्तुतः जब हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आदि की बात करते हैं, या खास करके अपने चिंतन विशेष रूप में देना चाहते हैं, तो इन्हीं सब के आधार पर होता है। कहते हैं ना, जो कोई विशेष शोध करता है तो विशेष शोध कैसे करता है, इन्हीं सब को ध्यान में रख करके कुछ विशेष जो
वो आविष्कार कर पाता है या चिंतन दे पाता है। तो नहीं तो फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए। आप आगे चलिए। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, यह किस किस में होगा? जो कि पृथ्वी जल तेज में। अब आपको चाहिए जो कि पेन कॉपी रखिए और नोट करते जाइए। रूप डैश 7 डैश पृथ्वी जल तेज, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यह कहाँ कहाँ होता है। जैसे उसमें हमने लिखा था ना, जो कि विशेष कहा गया था, जो कि ऐसे कहा गया था ना, इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि रूप, यह रूप किस में रहेगा? रूप रहेगा पृथ्वी में, जल में और तेज में। देखिए आप द्रव्य पढ़े हैं कौन कौन से? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, इतना आपने पढ़ा था वहां पर। उनमें से इन पृथ्वी जल और तेज, इन तीन में रहेंगे ये रूप। और इसी से आपको प्रश्न बना दिया जाएगा। प्रश्न क्या बनाया जाएगा? जो कि यह रूप जो है, सॉरी, यह गुण जो रूप जो है, इनमें से किसमें नहीं रहता है? पृथ्वी जल तेज और मन, ये आपको दे दिया जाएगा। तो आपको लगेगा जो बहुत डेप्थ से पूछ लिया, तो डेप्थ थोड़ी कुछ है, वो तो आपको इतना पता होना ही चाहिए। या फिर आपको दे दिया जाए जो कि कपिस इनमें से अपर कहाँ रहता है, और दे दिया जाए जो कि जल पृथ्वी तेज मन, सॉरी, ये दिक आत्मा काल पृथ्वी। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए जो कि रूप का उदाहरण, जो यहाँ पर रूप का लक्षण जो बताया गया है, वो बताया गया चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण रूपम। और इसमें इसके अंतर्गत शुक्ल नील पीत कपिस हरित हरिस हरित और चित्र आदि 7 होते हैं। और ये जो 7 हैं, इनमें से ये सभी 7 जो है, यह पृथ्वी जल तेजो वृत्ति है। पृथ्वी जल तेज में रहने वाला गुण है। तो अब इससे कोई भी प्रश्न बनेगा तो आराम से बना सकते हैं। इसीलिए मैंने जो कहा जो कि अवधारणा को समझिए, ये जो केवल इसको डाटा के रूप में मत समझिए, नहीं तो ये तो आपको बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाएगा और आप 75 बार पढ़े भी हैं। तो प्रयास करिए जो कहाँ कहाँ, और इसके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करिए ताकि वो आपके लिए सहज रहेगा। जैसे लिख लीजिए रूप 7 और पृथ्वी जल तेज वृत्ति। अब इसके बाद क्या कहते हैं? तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में यह 7 प्रकार से आपको दिखेगा। अर्थात ये 7 रूप जो है, 7 प्रकार के रूप जो है तो पृथ्वी में दिखेंगे। आभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। और इसके साथ साथ जो आभास्वर, आभास्वर कहते हैं अभास्वर, ये भास्वर का अभिप्राय होता है जो ब्राइटनेस जिसमें होता है। भास्वर शुक्ल जो होगा वह तेज में दिखाई पड़ेगा। अर्थात तेज आपने पढ़ा था जो कि अग्नि उष्ण स्पर्शवत तेजो तेज है, क्या आपने देखा था? तो भास्वर शुक्ल जो है वह आपको तेज में, अभास्वर शुक्ल जो है वह जल में दिखाई पड़ता है। अर्थात ये शुक्लत्व जो है वह अभास्वर शुक्ल जल में और भास्वर शुक्ल तेज में, पृथ्वी, जबकि पृथ्वी में 7 प्रकार के। तो आपको ये स्पष्ट ध्यान में रखना चाहिए। अब इससे गुण, ये रूप से किसी तरह का कोई भी प्रश्न बने, आप आराम से समझ सकते हैं। केवल अवधारणा आपको ध्यान में रखना है। गुण क्या है, गुण के कितने प्रकार बताए गए हैं, इनमें इसमें कौन रहता है, तो बताया गया पृथ्वी जल तेज में रहता है। और पृथ्वी जल तेजों में ये 7 नहीं रहते हैं, पृथ्वी में ये 7 होते हैं, जबकि जल में भास्वर शुक्ल अभास्वर शुक्ल और इसमें तेज में भास्वर शुक्ल। तो भास्वर शुक्ल कहते हैं चमकीला वाला, वैसे भी आप समझते हैं। जो कि तेज में जो होगा वह है जो श्वेतपन जो दिखाई पड़ता है। हालांकि आप कहते हैं जो कि पीलापन दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप देखेंगे जो कि वह तेज के साथ अगर होता है तो वह वहां पर वह जो श्वेतत्व जो है वह ब्राइटनेस के साथ वो को दिखाई पड़ता है। इसके बाद आप बताया गया है हम्म, सर, पृथ्वी यहाँ पे 7 प्रकार का बताया गया है, तो 7 प्रकार क्या क्या है? क्या
क्या? सर यहाँ पे पृथ्वी को 7 प्रकार का जो बताया गया है, तो 7 प्रकार क्या क्या है इसमें? कौन ऊपर में कौन से सात 7? सात है ना, पृथ्वी का प्रकार नहीं बता। ये जो 7 प्रकार के गुण हैं, वो सातों प्रकार के 7 प्रकार के जो रूप हैं, वो सातों प्रकार के ये रहेंगे, रूप रहेंगे पृथ्वी में। पृथ्वी को जो आप देखते हैं, इसमें ये सातों प्रकार का मिलेगा आपको। सर ये जो रंग जो है, क्या? शुक्ल, नील, हरित, रक्त। हाँ, इसी की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर ने समझ लिया है, तो ये जो 24 आगे हम करने के लिए जा रहे हैं, सभी को धीरे धीरे आप समझ लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो जो स्ट्रक्चर अभी आया है, क्योंकि प्रथम पर मैंने इसीलिए टाइम अधिक दिया है, ताकि आप इस स्ट्रक्चर अपना शॉर्ट नोट्स आप तैयार करते जाएं। ठीक है? और जी सर, ये ध्यान 7 रखेंगे। रूप के बारे में एक बार फिर से बता देते। 7 ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग जो बताया गया है यहाँ पर, उन सातों को इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो कि कह रहे हैं शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस। ये 7 रंग दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको। ये रंग जो है, उनको जब आप, एक तो रंग हुए अपने आप में जिनकी अपना अपनी जो सत्ता है वो अलग है, लेकिन जब उनको आप चक्षु के माध्यम से ग्रहण करते, तो वो कहे जाते हैं उनको पर्टिकुलर रूप। जैसे कि आप देखते हैं कोई वस्त्र है, वस्त्र का रंग मान लीजिए पीला है, तो पीला आप कैसे समझ पा रहे हैं? तो आप जानते हैं उसमें ये जो रंग जितने भी हैं, उस रंग में से पीला रंग को जो ये रिटर्न कर दिया, जिस रंग को वापस आप रेटिना के माध्यम से साक्षात्कार कर पाते हैं, उसका प्रतिबिंब बन पाता है, वह रंग आप कहते हैं। ठीक ना? यही कॉन्सेप्ट है, जो कि रंग देखने की प्रक्रिया जो है उसका यही है, जो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अमुक रंग है, और कैसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस जो कहा जाता है, उसमें कुछ विशेष प्रकार के रंग जो होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या उनको गलत आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो व्यवहार में वो रंग नहीं होते हैं, वो रंग तो होते ही हैं, लेकिन हमारे नेत्र दोष के कारण हम उसको, और वो जेनेटिक होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रंग जो है उसको आप नहीं समझ पाते हैं। या फिर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाते हैं, ये अप्लाई करते हैं, तो आपसे ये सब आइडेंटिफाई करवाया जाता है, जो कि आप ये रंगों को पहचान पा रहे हैं या नहीं, आप में कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। या फिर आप जब इसके लिए प्रशासनिक सेवा में, खास करके आप जब आईपीएस वगैरह के लिए ये करते हैं, तो वहां पर आपकी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो है वो चेक की जाती है। उसमें मूलतः यही होता है, ये जो आपके प्रकाश में जो सातों रंग है, वो रंग जो है उनको, उनमें से किनको आप ग्रहण कर पा रहे हैं और ग्रहण कैसे कर पा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आपको मूल रूप से जो कहा गया है उसमें ये है कि रंग जो है, जिन रंगों को आप देखते हैं, हालांकि मूल रूप से 3 रंग हैं, और प्रकृति में आप देखते हैं जो कि 7 रंग को बैनी या पिनाला या विजियोर जो कहते हैं वह है, और फिर उसके कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर के माध्यम से अनंत प्रकार के रंगों को आप बना मिक्स कर लेते हैं। लेकिन वो रंग जो है, उसको जो आप देख पाते हैं वह उसका रूप है, ये बात कह रहे हैं। तो ये रूप और रंग जो है, ये एक अपने में आप में कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक दूसरे से संबद्ध होकर के आप उनको जान पाते हैं ना। आपने जो पहना है, वह उसका जो रंग है वो अलग है, लेकिन उसका जो हम साक्षात्कार कर पाते हैं वह हो गया रूप, ये ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर 7 बताए गए हैं। हालांकि वहां पर रंग का नाम अलग है, वहां पर शुक्ल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुक्ल और ये उजला और काला जो है, वह सभी रंगों को एब्जॉर्ब करना और सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देना, इस दृष्टि से माना जाता है उजला और काला। लेकिन 7 रंग जो होते हैं वो अलग वहां पर होता है। तो ये भी आपके शोध का विषय है, जब आप
ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के में आगे बढ़े तो आप अध्ययन करें जो कि इन्होंने श्वेत को क्यों माना है, ठीक है, और उनसे इनका अलग कैसे हो गया। तो ये शोध का विषय, इस पर हमें नहीं जाना है, हमें अभी फैक्चुअल जो है वो कैसे ध्यान में रहे वो हम देखने का प्रयास करते हैं। और प्रथम में जो मैंने इतनी चर्चाएं की वो इस कारण से की जो कि आप स्ट्रक्चर समझ जाएं जो कि ये किस तरह से कहना चाह रहे हैं, ताकि अन्य जितने भी 24 हैं उनको आप ठीक से समझ सकें। दूसरा है रसना ग्राह्यो गुणो रस है, जैसे वहां पर कहा गया था ना, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, इसी तरह यहां पर कहा गया है रसना ग्राह्यो गुणो रस है, क्योंकि रसना कहते हैं जीव को, जीव मात्र के द्वारा जिसका ग्रहण किया जा सके। तो अगर आप को इस तरह कोई पूछता है कि क्या किसी अन्य इंद्रिय के माध्यम से किया जा सकता है, तो कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मात्र पद जो दिया गया वह आप उसी से ये वहां पर रूप में मात्र दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं उसी से ग्रहण किया जाएगा। रसना ग्राह्यो गुणो रस है, रसना के द्वारा जिसका ग्रहण करते हैं ऐसा गुण जो है वह रस है। और ये किस 6 प्रकार का होता है, लिख लेंगे, जो कि रस जो होगा वह 6 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात, और कुछ में भी कहा गया ना, तिक्तोम्ल सरसा पुंसी तद्वत्सु षडमी त्रिषु। तो कहते हैं देखिए मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, अगर आपसे प्रश्न आता है जो कि इनमें से कौन सा रस का भेद है, तो आपको इतने में से ही देना है, इसके अतिरिक्त और कुछ दिया जाता है आपने कहीं और भी पढ़ा हो, लेकिन जो अन्य दिया जाता है वो नहीं देना है। ये जो पंक्ति दिया गया है उसी में से उठा करके मधुर अम्ल लवण, अम्ल हो गया खट्टापन, लवण हो गया जो कि नमकीन आदि जो होगा, उसका कटु हो गया जो कि मिर्च आदि का जो होता है कड़वा। अब अलग अलग आप अर्थ लेते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन कटु हो गया जो मिर्च आदि का जो होता है। कषाय जो होता है ये बिल्कुल अलग तरह का होता है, जैसे कि बैटरी वगैरह का आप अगर कभी हल्का टच हुआ हो तो आप देखते होंगे किस तरह का वह कषायला लगता है, अलग तरह के। और तिक्त होता है नीम आदि का जो रस होता है, नीम का पत्ता लीजिए तो जो आपको लगता है वो तिक्त होगा, तो ये अलग होता है। तो ये कहा जाता है, ये कषाय में आप समझ सकते हैं, जो कि जैसे ताम्र आदि में ढंग से आप नहीं किए हों तो जो उसका टेस्ट लगता है आपको, ये होता है कषाय। उसको कहते हैं 6 प्रकार का होता है। और ये किस किस में होता है? पृथ्वी जल, और वहां पर रूप किस में था? पृथ्वी जल तेज वृत्ति। पृथ्वी में 6 प्रकार के होते हैं। जल में मधुर ही होता है, जल जो होता है अगर नेचुरल वाटर अगर आप लेते हैं तो वह मधुर ही लगेगा। मधुर का अभिप्राय ये नहीं कि वो चीनी जैसे लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा इस तरह का। और मधुर का अभिप्राय कहीं भी रसगुल्ले के रस जैसे मीठा लगेगा। मधुर का अर्थ है जो आपको कहते हैं ना मीठा पानी, तो वहां पर मीठा पानी मतलब मीठा नहीं होता है, वो होता है जो कि आपको अच्छा लगेगा, अर्थात अन्य कोई रस उसमें नहीं, अन्य तरह के रस उसमें नहीं रहेंगे। तो जले मधुर एवा, वही आप जब विशेष रूप में देखते हैं तब आपको गन्ने का रस जैसे लगता है आपको। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। ये केवल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि या किस किस में रहता है, ये कंफ्यूज करवाता है हमें। तो रूप जो था वह तीनों में था और ये केवल 2 में दिखता है। पृथ्वी में तो सभी है, जल में केवल मीठा ही मीठा है। ठीक है, उसके बाद गंध, ये कह रहे हैं कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है, 2 प्रकार का होता है, सुरभि असुरभि, ये केवल पृथ्वी मात्र में है। ठीक, तो ये स्पष्ट हो गया, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप आगे चलिए, कहते हैं स्पर्श क्या है? तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है, जो कि त्वक आदि, त्वक से जिसका ग्रहण आप कर लेंगे इसको कहा गया है, अर्थात त्वचा से जिसका ग्रहण होता है इस तरह के गुण को स्पर्श कहा जाता है। ये 3 प्रकार के, सब में नंबर नोट करते जाइए, में मिलेगा नहीं, और किन किन में यह रहेगा ये नोट करते जाइए। जैसे स्पर्श, स्पर्श को लिख लीजिए आप, कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। स्पर्श का 3 लिख लीजिए, जैसे उसमें लिखा था आपने 7, रूप में 7, रस में 6, उसके बाद रूप रस
गंध में आपने लिखा था 2, गंध में लिखा था आपने 2, और इसमें लिखा आपने ये फिर 3 प्रकार के, तो स्पर्श 3, और ये किस किस में रहेगा? पृथ्व्यप तेजो वायु वृत्ति, पृथ्वी अप तेज और वायु 4 में रहेंगे। शीतलता जो है वह जल में मिलेगा, उष्ण जो है वह तेज में, अनुष्ण शीत जो है वह पृथ्वी और वायु में। अनुष्ण शीत जो है यह पृथ्वी तथा वायु में, अर्थात ये चारों में पाए जाएंगे। और जल जो होगा वह शीत में, ये जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श, पृथ्वी और वायु में अनुष्ण ये शीत स्पर्श होंगे, और अनुष्ण शीत स्पर्श होंगे। अब अनुष्ण शीत स्पर्श जो है वो किसमें होंगे? पृथ्वी तथा वायु में। इसमें आगे देखेंगे, जो पृथ्वी में पाकजन्य अनुष्ण शीत स्पर्श रहेगा और वायु में अपाकज रहेगा, ये भी आगे हम अभी देखेंगे। पृथ्वी में पाकज और वायु में अपाकज होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, 1 मिनट यहां तक आपने देख लिया है। हाँ, ये ये हालांकि पाकज अपाकज की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं विशेष रूप से। रूप रस गंध स्पर्श ये हो गया, जल इतना हो गया। हाँ, पृथ्वी ये रूप रस गंध स्पर्श जो है, ठीक है, रूप स्पर्श, हाँ, ये उसमें ये कह रहे हैं जो कि रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम, रूप आदि जो है वह पृथ्वी में, ये रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम उसी का एक्सटेंशन है, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। जो कि ये अभी जो हमने स्पर्श की बात की थी उसी को आगे ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ये अगला नहीं है, ये उसी का एक ये है। तो कह रहे हैं जो कि उसमें भी रूपादि चतुष्टय जो होगा वह पृथ्वी में होगा, क्योंकि आपने देखा था ना जो कि रूप रस गंध स्पर्श, ये जो चर्चा हमने अभी की थी, जो कि रूप रस गंध स्पर्श की बात जो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं रूपादि चतुष्टय जो है, अर्थात पृथ्वी में रूप रस गंध ये चारों प्रकार के गुण जो हैं वह पाकज संयोग से होंगे। पाकज मतलब तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाला, और अनित्य है। और अन्य जगह जो होंगे अर्थात जल तेज वायु में जो होंगे ये किस तरह के होंगे? अन्यत्र जो होंगे वह अपाकज होंगे। ये कह रहे हैं जो कि रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम, पाकजम, और उसके साथ साथ कह रहे हैं अनित्यम च, और अन्यत्र अन्य जगह जो होंगे वो क्या होंगे? अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, वहां पर नित्य भी होंगे और अनित्य भी होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं क्या? जो कि रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, रूप आदि चतुष्टय जो है, रूप आदि चतुष्टय का अभिप्राय क्या हो गया? रूप रस स्पर्श, ये 4 प्रकार के जो गुण हैं, अभी तक हमने गुण यही देखा है, रूप रस गंध स्पर्श। तो ये चारों प्रकार का गुण जो है वह पृथ्वी में इसमें होगा तेज, अर्थात अपाकज रूप में, पाकज रूप में, और अनित्य। और अन्य जगह जो होगा उसमें क्या रहेगा? जो कि अपाकज रूप में तथा नित्य तथा अनित्य दोनों होंगे, वहां पर नित्य में नित्य, अनित्य में अनित्य होंगे। ये एक एडिशनल में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्पर्श को बता करके पूरा 4 को बताने के बाद ये चर्चा प्रारंभ इन्होंने किया था। तो पाकज अपाकज जो है, पृथ्वी में पाकज अनित्य, और अन्य जो होंगे उनमें अपाकज और नित्य अनित्य दोनों उनमें होंगे, अर्थात नित्यादि में नित्य, नित्यादि में नित्य। रूप रस गंध स्पर्श आपका हो गया। इसके बाद संख्या परिमाण देखते हैं। तो संख्या में क्या हो रहा है? क्या
पाकज का अर्थ यहाँ पे क्या है? पाकज का अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो तेज के साथ जिनका आप देख रहे हैं अस्तित्व, यहाँ पर क्लियर कट दिया गया था ना, जो कि जिनका तेज के साथ आप अस्तित्व में हैं, पर दिया गया है स्पष्ट रूप से तेज के संयोग से, अर्थात अग्नि, मोटे तौर पर अग्नि। पाकज का आप मोटे तौर पर इतना समझिए ना, जिसको आप पका सके उससे जो उत्पन्न होता है, इस तरह आप समझ लीजिए, तो यह ध्यान रहेगा, क्योंकि जिनको आप अग्नि के संयोग से उत्पन्न कर सकें, पकाने से जो उत्पन्न हो सके, ये बताया गया। तो अभी तक जो आपने देखा था इसमें पाकज और अपाकज ये थोड़ा सा अवधारणा के रूप में आपको दिख रहा है, एक कठिन अवधारणा है, लेकिन आप इसको आंख मूंद करके इस तरह ध्यान में रखेंगे, ज्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो कि पृथ्वी संदर्भित रहेगा किससे, पृथ्वी में किस तरह से रहेगा ये रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों किस तरह से रहेंगे पृथ्वी में पाकज रूप में। पाकज का अभिप्राय हुआ जो कि तेज के संयोग से जो उत्पन्न होगा, और पाकज होंगे अनित्य होंगे, और अन्य जितने भी हैं उनमें अपाकज होंगे, और ये दोनों ही होंगे क्योंकि नित्य में नित्य, अनित्य में अनित्य होंगे। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि आपने बताया था जो कि रूप रस गंध स्पर्श के बाद आपने संख्या नामक गुण की चर्चा की थी। एकत्वादि व्यवहार हेतु तो संख्या, आप जो कहते हैं 1 2 3 4, ये जो एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि की बात करते हैं, ये जो कहा गया है, ये एकत्वादि का जो व्यवहार किया जाता है यह संख्या कही जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे जो संख्या किसको कहेंगे, तो एकत्वादि व्यवहार हेतु, एकत्व आदि का जो व्यवहार आप करते हैं वह क्या किसके माध्यम से है, वह यही गुण जो है इनके माध्यम से कर पाते हैं। यह जो संख्या है इस उसी को कहते हैं, एकत्वादि व्यवहार का जो हेतु है उसको संख्या कहेंगे। और साइड में मैंने कहा जो कि वो स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, आपने जो प्रारंभ किया है वहां से प्रति जो आपने प्रारंभ किया था रूप रस गंध स्पर्श, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, इसीलिए मैंने पहले पर ज्यादा जोर दिया था। अब आगे हम उतना विस्तार नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर उसी तरह का है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। अब ये किन द्रव्यों में रहेगा, तो दिया गया सा नव द्रव्य वृत्ति, ये 9 द्रव्य जो है, ये 9 द्रव्य कौन कौन है, तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सॉरी वो तो पदार्थ हो गया, पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात मनांसी नवैव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। तो ये जो 9 द्रव्य में रहने वाला धर्म, 9 द्रव्य में रहने वाला धर्म का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि उससे संबद्ध करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो कि ये इनकी संख्या इतनी है, इस तरह आप बोल सकते हैं। नवद्रव्य वृत्ति ये है। इसके बाद कहते हैं एकत्वादि परार्ध पर्यंता, इसकी गणना कहां तक हो रही है, ये कितने हैं ये आगे, तो एकत्वादि जो है परार्ध पर्यंत है। आप देखते हैं ना जो कि 11 चैव सहस्त्रमयुतम तथा, ये आप एक क्रम से देखते हैं। ये संख्या वाला हम चर्चा सामान्य रूप से जो व्यावहारिक संस्कृत होता है उसमें करते हैं, उसकी यह गणना करना भी आसान होता है, जो कि परार्ध तक कैसे आप गणना करें। फिर कह रहे हैं एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्व जो है यह नित्य अनित्य दोनों दिखेगा आपको, नित्यगत नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो कि एकत्व जो है ये दोनों प्रकार का होगा, एकत्व नित्य और अनित्य दोनों होगा, और द्वित्व अर्थात एकत्व के बाद की जो बात कर रहे हैं वह हमेशा अनित्य ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि आप जब पढ़ते हैं दार्शनिक प्रस्थान, अलग अलग दार्शनिक प्रस्थान पढ़ते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, या व्यावहारिक ज्ञान में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब भी आप कहेंगे, जब आप कहते हैं द्वित्व की बात करते हैं, तो द्वित्व की बात जो ही आपने की मतलब वह अनित्य होगा।
इनके अनुसार, जो कि द्वित्व की एकत्व की बात जब आप करेंगे तो वह जब भी होगा वह अनिवार्य रूप से क्या होगा कि वह नित्य और अनित्य दोनों हो सकता है। एकत्व की बात करेंगे। अब ये कहेंगे जी ये कैसे आप कह रहे हैं? तो जब आप कहते हैं जो कि वहां पर आत्मा की बात करते हैं, तो आपने कहा था ना वहां पर जीवात्मा परमात्मा की बात कर रहे थे, तो जब आप जो सुप्रीम की बात आपने की थी, तो वहां पर तो आपको एकत्व ही रखना पड़ेगा। वहां पर आप एक जो है वह नित्य कहना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जब आप जीवात्मा की बात कर रहे हैं तो एकत्व से अलग हो जा रहा है, उसमें द्वित्व आदि आ जा रहा है, तो वहां पर आप अनित्य की स्थिति में रखेंगे, जो कि जो जीव जो होंगे उनकी बात अगर करेंगे। आत्मा तो वहां पर भी नित्य ही होगा, लेकिन ये तो मोटे तौर पर ये जो एकत्व जो है वह नित्य अनित्य दोनों आपको दिखेगा। ठीक है, दोनों का व्यवहार होगा। लेकिन नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य होता है। ये जहां जहां नित्य अनित्य दोनों मिल जाए ना आपको, तो ये ध्यान रखेंगे, नित्य का व्यवहार नित्य के साथ होगा। अब द्वित्व आदि जो है 2, 3, 4, 5 की बात करेंगे, तो वो सर्वत्र अनित्यम एवं, जो ही 2 हो गया तो अनिवार्य रूप से वो अनित्य ही होगा, वो नित्य नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हैं जो कि एक ईश्वर है, तो अनिवार्य रूप से वह नित्य होंगे, या कोई उनको अन्य तरह से व्याख्यायित करके अनित्य मान ले, या जो व्यावहारिक धरातल पर अगर किसी को आप कहते हैं जो कि उन्हीं के रूप में, तो वहां पर आप मान सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आपको नित्य ही मानना पड़ेगा। लेकिन जब आप द्वित्व की बात करेंगे तो अनित्य हो जाएंगे। हालांकि जब आप तर्क भाषा की दृष्टि से इसकी चर्चा करें तो आप इस तरह कहेंगे, अधिक दूसरे डिसिप्लिन में नहीं जाएंगे, वो तो मैं कोरिलेट करने के लिए मैंने बता दिया। जब आप तर्क संग्रह की बात जब आप करते हैं तो आप ये कहेंगे, हमने जो 9 द्रव्य अभी हमने पढ़ा है, जो कि पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन सभी 9 द्रव्यों में रहने वाला यह गुण है एक संख्या। ठीक, और ये इनमें एकत्व जो है, क्योंकि एकत्व एक से लेकर के परार्ध तक की बात करते हैं, तो एक से लेकर के परार्ध तक की बात जो आप कर रहे हैं, और ये भी बात ध्यान रखेंगे, ये संस्कृत में ही आपको इतनी दूर तक की गणना आपको दिखाई जाती है, और बाकी जो भी भाषा लेंगे उसमें आप गिनेंगे तो आप मिलियन बिलियन तक जाते जाते आप साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है जो कि एकत्व जो है वह मात्र एक की बात किया जा रहा है। यह नित्य और अनित्य दोनों हो सकते हैं, और उसके अतिरिक्त द्वित्व आदि की बात जो करेंगे वह द्वित्व आदि से अभिप्राय होगा। द्वित्व, त्रित्व, चतुरस्र, पंच आदि सब की बात की जा रही है। वो जो होंगे वह सर्वत्र अनित्य ही होंगे। तो प्रश्न आपका क्या बन सकता है, जो कि इनमें से नित्य, ये अनित्य कौन है, ये इनमें से अनित्य कौन नहीं है, मान लीजिए इस तरह का प्रश्न कर दिया जाए, तो नहीं, इस तरह का प्रश्न होगा तो नित्य अनित्य में तो दोनों आ जा रहे हैं। ये इनमें से नित्य कौन है, अगर ये प्रश्न कर दिया जाए, एकत्व, द्वित्व, त्रित्व और पंचत्व इस तरह का कर दिया जाए, तो आपको टिक करना है एकत्व। केवल एकत्व ही नित्य हो सकता है, अन्य कोई भी नित्य नहीं होगा। लेकिन एकत्व अनित्य भी होता है, ये ध्यान रखेंगे, नित्य नित्य दोनों होता है। तो ये हो गया संख्या की बात हो गई। तो अभी तक हम देखा क्या, पहले हमने 7 पदार्थ देखा था, जो कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ था। उसके बाद हमने सभी की चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो द्रव्य को देखा था, तो पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, ये पूरा आपने दे लिया था। उसका दूसरा पदार्थ जो था वो गुण था। तो गुण में जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणा जो कहा गया था, उसमें हमने पृथ्वी, आप, तेज, रूप, रस, गंध को हमने देख लिया था। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या को हमने देख लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट परिमाण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण। अब परिमाण किसको कहते हैं, मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। मानव व्यवहार का असाधारण कारण उसको परिमाण कहा जाता है।
मानव जो व्यवहार करता है उसमें असाधारण कारण। और आप देखेंगे ये व्याकरण भी आपने पढ़ा था तो उसमें दिया गया था, जो कि अगर प्रेजिंग की बात करें तो वहां पर भी कहा गया था जो कि किस तरह के विद्वान हमारे भारतवर्ष के मनीषी किस तरह के हुआ करते थे। तो दिया गया था जो कुंभी धान्या अलुलुपा कहा गया था। तो कुंभी धान्या मतलब वह उतना ही धान्य वो अपना इकट्ठा करते थे जितने से उनका कार्य चल सके। या फिर कारक को आप देखें तो वहां पर दिया गया है जो कि ब्री की बात आती है तो वहां पर दिया गया है द्रोण रूपम द्रोणो ब्रीहि एक उदाहरण मिलता है जो कि द्रोण रूपम जत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि इत्यर्थ है। मतलब ब्रीहि कहा जाता है कि गांव घर में भी आप देखते होंगे जो कि अब तो मापने के लिए 1 केजी या 2 केजी का पैकेट इस तरह का आ गया है मापक। लेकिन पहले आप देखते थे जो कि गांव घर में भी जो खास आटा या चावल जो डालते थे उसके लिए एक फिक्स किया जाता था कि बांस का या किसी अन्य का बना करके दिया जाता था जो कि इतना देना है, इतने लोग खा लेंगे तो इतना देना है। तो परिमाण के लिए बना लिया गया था जो कि हाँ हम इस तरह। या फिर उससे भी देखें जैसे किलो आदि की बात करते हैं तो बाद में देखते हैं उस समय में अढ़ैया या मन आदि की जो बात किया जाता था। तो ये जितने भी हैं वो परिमाण के अलग अलग इकाई माने गए हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं जो कि ये परिमाण जो है वह मानव व्यवहार का असाधारण कारण है। असाधारण कारण मतलब जिसके बिना व्यवहार नहीं चल सकता है। ये फिर आया है किन में पाया जाएगा तो नवद्रव्य वृत्ति। ये नवो द्रव्य में पाए जाएंगे। नवो द्रव्य से संदर्भित ये होंगे परिमाण। परिणाम अलग होता है, ये परिमाण है, ध्यान रखेंगे। परिणाम का अर्थ होता है फल, ये परिमाण का अर्थ है मात्रा। और अब साहित्य में भी आपने पढ़ा ये तावन मात्र स्तनिका आदि जो पढ़ते हैं वो वहां भी परिमाण आदि को बताया गया है। तो फिर कहते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये मैं उदाहरण जो अलग अलग डिसिप्लिन का मैं बताता हूँ ये इसलिए बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी ग्रंथ तो आपको उससे संदर्भ अलग अलग जगह पर जो उपलब्ध हैं उनको भी आप कोरिलेट करने का प्रयास करिए तो आपको और इंटरेस्ट जगेगा और आप रुचि आपकी रहेगी और बेहतर तरीके से आप पढ़ पाएंगे। और नहीं तो वो जो किताबी कीड़ा कहा जाता है बस उतनी पंक्ति आपको ध्यान है उसके अतिरिक्त कुछ कोरिलेट कर दिया गया तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और यही महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि जब आप पारंपरिक रूप से पढ़ते हैं और जब आप आधुनिक तौर पर, हालांकि आधुनिक का भी वही हाल हो गया है पारंपरिक का भी वही हाल हो गया है, लेकिन ये दोनों में अंतर रहा है। पारंपरिक में जब हम पढ़ते हैं तो हम पंक्ति के गहराई में डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं और जब हम आधुनिक में देखते हैं तो अलग अलग डिसिप्लिन को हम कोरिलेट करके उनसे नई उद्भावना की बात हम करते हैं। दोनों की अपनी विशेषता है। लेकिन अब वर्तमान में न तो उनकी वह विशेषता रह गई, न इनकी यह विशेषता रह गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो दोनों की जो विधा रखी गई है अलग, ये जो आप 25 और 73 कोड देखते हैं उनका कुछ उद्देश्य रहा था। हालांकि अब आकर के सब उद्देश्य एक साथ ही हो गया है, लेकिन मूल रूप से ये रहा जो कि, और उसमें भी पारंपरिक में भी जो हर विषय के एक्सपर्ट होते थे तो उनको कहा जाता था सर्वतंत्र स्वतंत्र। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते थे। हालांकि बाद में आकर के वो भी एक लाक्षणिक बन गया, सभी के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो कि सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लेकिन मोटे तौर पर ये होता है कि जिस विषय के जो है वो उस विषय के एक्सपर्ट होते थे। अगर साहित्याचार्य कहा जाता है तो साहित्य में उनकी गहन गति होती थी। और अभी आप लोग बहुत सारे इसमें साहित्याचार्य होंगे या व्याकरणाचार्य होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, आप उन्हें आपको समझ सकते हैं जो कहाँ हैं आप। तो खैर, तो ये कह रहा है कि मानव का असाधारण व्यवहार का असाधारण कारण जो है व्यवहार का वह परिमाण कहा जाता है। ये नवो द्रव्य ये 4 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। अब ये जो बताया गया है इसके लिए भी आप वैशेषिक दर्शन में जाएंगे तो और भी इसको डेप्थ में जाएंगे, परमाणु के स्तर तक आप देखेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे जो कि इधर देखें, अगर जो वर्तमान भौतिकी को देखें
पर फिर अलग हो जाएगा, जो कि आप पहुंचते हैं उससे भी ये भौतिकी देखें या फिर रसायन में जो आप पूर्णतः जितना भी डेप्थ में जा सकते हैं इसके, वहां तक देखते हैं। हालांकि इस पर बहुत लंबा डिबेट है जो कि भारतीय परंपरा में जो रहा है और वर्तमान जो विज्ञान को लेकर के रहा है, तो दोनों में कहीं भी पार्थक्य की बात नहीं होनी चाहिए। दोनों का जो समावेशिक जो विधि है, उस विधि से अगर आप अध्ययन करें तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर आप एक दूसरे को टांग खींचते रहिए ना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की चर्चा आप देखेंगे, अलग अलग डिसिप्लिन को ध्यान में रख करके देखेंगे, जो कि वहां पर कैसे कहा गया। आज आप जा रहे हैं जो कि पदार्थ का जो न्यूनतम इकाई जो है वहां तक आप जो पहुंच रहे हैं, और वैशेषिक में जो वहां तक पहुंचे थे उसी को कोरिलेट करेंगे तो आपको साहित्य में भी दिखेगा, जो कि परमाणुवादी की जो चर्चा की गई है वैशेषिक दर्शन में, उसकी चर्चा साहित्य में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो अलग अलग डिसिप्लिन को लेकर के देखिए, लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए जो कि जो यहाँ पर कहा गया है, जो वर्तमान समय में हम देखते हैं, उनके साथ हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे जब आप शोध करना प्रारंभ करें। अभी तो केवल आपको इतना केवल जानना है। और वैसे ये जो भारतीय परंपरा की बात कह रहे हैं, उसके संदर्भ में अभी मुझे ध्यान आया जो कि एक 17 तारीख को जो लेक्चर है मेरा, वो इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पर ही है। हालांकि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से संदर्भित है, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट के का रेफरेंस देते हुए इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है, इस पर हमारा रहेगा, जो कि बुद्धिस्ट स्कूल है वियतनाम का, उन्होंने बुलाया है, तो ऑनलाइन ही रहेगा जूम पर। तो उसमें आप लोग जो जिनकी गति हो, सामान्य सरल अंग्रेजी में होगा, क्योंकि वहां पर सभी अंग्रेजी में ही सुनने वाले होंगे, लेकिन बहुत ही सरल रहेगा। तो उस दिन या फिर बाद में उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, वो आप लोग सुन पाएंगे, तो उसमें कुछ आपको मिलेगा। जो जितनी बातें हम इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को लेकर करते हैं, वो आपको कुछ न कुछ मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो बीच में ये हमारा एडवर्टीजमेंट था, अब आगे चलते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट भी आपके लिए ही था। ठीक है, तो अब कहते हैं पृथकत्व क्या है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जो कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण। अब पृथकत्व, पृथकत्व कहते हैं पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम। ये जो इतना लंबा आप वाक्य देख रहे हैं ना, ये समस्त पद है, ठीक ना। जब आप समास पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से इसको आप तोड़ सकते हैं, जो कि पृथक व्यवहारस्य असाधारण कारणम, इस तरह करके। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं पृथक व्यवहार का असाधारण कारण, जो ये अभी मैं देख रहा हूं जो कि बहुत सारे ये अन्य व्यक्ति जो हैं ये जुड़ रहे हैं, तो कक्षा के अतिरिक्त भी अन्य व्यक्ति जो जुड़ रहे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भी आते समय से आए, क्योंकि 5:55 से प्रारंभ होता है। अगर आप ये लिंक यही रहता है, टाइम से आते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा, अन्यथा क्या होगा कि आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे हम क्या पहले से चर्चा कर रहे थे। हालांकि जो ज्ञानार्जन के लिए आते हैं, जो स्टूडेंट जितने भी हैं, विशेष जो इनवाइटेड होते हैं उनका तो अलग है, उनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं रहती है, लेकिन स्टूडेंट जो आते हैं, अगर आप ज्ञानार्जन के लिए आते हैं तो टाइम से आइए, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि शाम की लिंक जो है, जो एक दिन दिया जाता है वही रेगुलर होता है, सुबह के लिए जो लिंक दी जाती है वो रेगुलर वही लिंक होता है। तो आप टाइम से जुड़िए तो आपके लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पृथक व्यवहार का असाधारण कारण जो है, और ये मैं अभी बता रहा था जो कि समस्त पद हैं, इनको अगर आप समास को जानते हुए अगर आप देखते हैं तो आपको सहज रूप से इसका ये स्पष्ट हो जाता है। पृथक व्यवहार का असाधारण कारण जो है, हर जगह असाधारण कारण जो कह रहे हैं, इसका अभिप्राय मोटे तौर पर यह है जो कि उसके बिना आप इस तरह के कार्यों को नहीं कर पाएंगे, व्यवहार को नहीं कर पाएंगे। तो अब कह रहे हैं जो कि पृथकत्व की बात कर रहे हैं, और किन किन में रहने वाला है, ये सभी वृत्तियों में रहने वाला, सभी द्रव्यों में रहने वाला धर्म है, ये गुण है। तो ये कह रहे हैं जो कि जिससे आप कहते हैं जो कि एक से दूसरे को जो आप बाइफर्केशन करते हैं वह इसी व्यवहार से कर पाते हैं, पृथक से ही कर पाते हैं। आप कहते हैं ना जो कि यह गाय है, यह बैल नहीं है, यह ये मनुष्य है, यह पुरुष है, यह स्त्री है,
आप जो बाइफर्केट करते हैं वो पृथकत्व के कारण ही करते हैं। अगर वो ना आप जानते हो तो आप बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए मैं तर्क संग्रह को आपको ठीक से पढ़ने के लिए मैंने शुरू से ही कहा था, क्योंकि आपको इतना बेहतर तरीके से टेक्निकल टर्म्स को बताएंगे, और ये सभी आपके व्यवहार के लिए है। ऐसा नहीं है कि ग्रंथ में रखने के लिए केवल है, और वो अगर व्यवहार में नहीं ला पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है अगर उसको ना समझ पाए। अब संयोग क्या है, देखिए ये संयोग टेक्निकल टर्म आप व्याकरण में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे जिस डिसिप्लिन में जिस टेक्निकल टर्म को पढ़ते हैं उस पढ़ते हैं, ठीक है। अच से अव्यभित हल जो होता है उसको हल आप संयोग संज्ञा देते हैं, व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में परिभाषा प्रकरण में आप पढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग कर रहे हैं, जो कि ये दोनों जो एक दूसरे से संयुक्त हैं, ये जो कहा जाता है, अर्थात दोनों पदार्थों को सम्मिलित जो होता है, ये जो दिया जाता है संयोग जो है यह सर्वद्रव्य वृत्ति है। अर्थात सर्वद्रव्य कहा दिया गया तो मतलब हो गया पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल देगा तो मनांशी, ये सभी द्रव्यों में रहने वाला है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जो कि कौन सा गुण किस द्रव्य में रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 99% जो स्टूडेंट फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो कि संयोग क्या है, संयोग कितने हैं, ये भी इतना तक पता कर लेते हैं, लेकिन किसमें रहने वाला धर्म है ये कंफ्यूज करते रहते हैं। तो इसीलिए आप, मैंने कहा था जो संख्या जहां पर दिया गया है संख्या नोट कर लीजिए, और प्लस किस द्रव्य में रहता है। आपने एक टेबल बना लिया तो चाहे जैसे भी प्रश्न करना है वो कर लेना आप कहीं। तो संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति। अब आपको कहीं पूछा जाता है तो कहां पर पूछा गया है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप व्याकरण के छात्र हैं, आपसे संयोग पूछा गया तो आप ये नहीं बताएंगे जो कि संयुक्त व्यवहार हेतु तो संयोग है, ठीक है। तो अगर ये पूछते हैं तो आपको फिर इसी में घसीटना शुरू करेंगे। तो बेहतर है जो कि आप जो संयोग वहां का है उसी को दें। अगर आपसे गुण पूछा गया और साहित्य के छात्र हैं तो गुण जो आपको जो प्रासाद माधुरी बताया गया उसकी चर्चा करें, न कि गुण आप यहाँ पर जो रूपरस गंधस्पर्श है इसकी चर्चा करेंगे। तो ये भी आपको टेक्निक पता होना चाहिए जो कि कहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, या फिर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही दे रहे हैं तो पूछा गया है तो आपको दोनों का ध्यान रहना चाहिए। खास करके जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर विशेष गति रहनी चाहिए आपकी। ये हो गया। तो अभी तक रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण संयोग क्या है, विभाग है जो कि संयोग नाशको विभाग गुणों विभाग है। देखिए एक तो दिया गया था जो कि पृथकत्व और एक दिया गया है विभाग, इन दोनों को समझ लीजिए। पृथकत्व क्या होता है कि जो स्वतः अलग अलग हैं ही उनको जो बताते हैं, देखिए स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष स्त्री नहीं है, ये जो विभाग ये बताते हैं ये विभाग नहीं है, ये पहले से ही ऐसा नेचुरल है ही, और जिसका संयोग था उससे वह अलग हुआ है, इनकी जो बात करते हैं वो विभाग है। संयोग नाशको गुणों विभाग है। संयोग जहां पर छिन्न हो जाए, संयोग जहां पर हट जाए, इस तरह का जो होता है वह कहा जाता है, ये उसको विभाग कहा जाता है। ये जो संयोग आपने पढ़ा था, संयोग जो आपने पढ़ा था इसके संदर्भ में ये होता है जिसके इसको अव्याप्य वृत्ति कहा जाता है, क्योंकि ये आश्रय को व्याप्त नहीं करता है, इस तरह करके है। हालांकि उसके डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि टीका के साथ जब पाठ्यक्रम में आपका होता है तब हम उतने डेप्थ में जाते हैं, सामान्य रूप से हम उसमें नहीं जाते हैं ना, ये होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो कि संयोग नाशक को गुणों विभाग है, ये हमने देखा। और ये कहां पर रहने वाले धर्म है, तो सर्वद्रव्य वृत्ति। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इनमें आपको ध्यान में रखना है जो कि परिभाषा क्या है, इसके साथ साथ किन किन द्रव्यों में रहने वाला यह गुण है। तो इनको आप ध्यान से रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी जो समस्या है वो नहीं आपको दिखने वाली है, वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, परत्व अपरत। हमने अभी तक क्या देखा था,
जो कि मंगलाचरण के अनंतर हमने 7 पदार्थों को देखा था, जो कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ था। फिर अलग अलग हमने देखा था जो कि द्रव्य जो है ये पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, इनके अलग अलग व्याख्यान हमने प्रस्तुत किया। उसके बाद हम गुण में, गुण के संदर्भ में हमने रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत विभाग तक हमने देख लिया। अब परत्व तथा अपरत्व है, इनको देखिए। परत्व और अपरत्व का क्या लक्षण कहा गया है? तो परापर व्यवहार कारणे परत्वा परत्वे, यहाँ पर द्विवचन में दिया गया है, इसीलिए कारणे और परत्वा परत्वे ऐसा दिया गया है। परत्व अपरत्व को एक साथ बताया गया है। पर अपर जो कह रहे हैं, इसके व्यवहार का असाधारण कारण जो है, इसको परत्व अपरत्व कहा गया है। ये परत्व अपरत्व क्या है, इसको समझ लीजिए। जब आप कहते हैं अमुक अमुक से ज्येष्ठ है, ठीक है, या यहां से ये बनारस से प्रयागराज जो है वह दूर है, इस तरह की बात जो आप करते हैं, अर्थात ज्येष्ठ कनिष्ठ की बात करते हैं या निकट दूर की बात करते हैं, तो इसको आप परत्व अपरत्व से जानते हैं। ठीक, परत्व अपरत्व जो ज्येष्ठ आदि की बात करते हैं या कनिष्ठ आदि की बात करते हैं, ज्येष्ठ आदि की बात होती है परत्व से और कनिष्ठ आदि की बात आप अपरत्व से ये करते हैं। या निकट की बात करेंगे, ये दूर की बात करेंगे तो परत्व से, और निकट की बात करेंगे अपरत्व से। इसको नोट कर लेंगे आप, क्योंकि ये परत्व अपरत्व है। बड़ा जो होगा, समझिए, बड़ा जो होगा वह परत्व, छोटा जो होगा वह अपरत्व, ठीक ना। जो कि या फिर दूर जो होगा, अर्थात अधिक दूरी अगर ये दिखाएंगे तो ये हो जाएगा परत्व, और कम दूरी दिखाएंगे, जैसे हम कहेंगे दिल्ली से कानपुर और दिल्ली से बनारस, तो परत्व हो जाएगा। परत्व जो संज्ञा हम देंगे वह दिल्ली से बनारस तक है, क्योंकि वो उसकी दूरी अधिक है, और कानपुर तक का जो होगा वो अपरत्व, वो दूरी कम है। या हम कहेंगे जो कि मुझसे जो यहाँ पर सीनियर हैं, बड़े हैं उम्र में, वह उनके लिए परत्व की संज्ञा दी जाएगी, और अगर कनिष्ठ है मुझसे तो उनके लिए दी जाएगी अपरत्व की संज्ञा। ये मोटे तौर पर ध्यान रखेंगे। परत्व अपरत्व, पर अपर का जो व्यवहार का साधारण कारण है, इसको परत्व अपरत्व कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि पर अपर में थोड़ी सी समस्या हो जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं इसको, ये इसलिए मैंने नोट करवा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद ये कहाँ चतुष्टय मनोवृत्तिनी, ये कहाँ कहाँ होते हैं ये विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो परत्व अपरत्व है पृथ्वी वायु और मन जो है, इनमें ये होते हैं। ये पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश, सॉरी पृथ्वी अप तेज वायु जो है और मन, इनमें होते हैं। कौन कौन किस किस में? पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में और मन में। ये 2 प्रकार के होते हैं, देशिक और कालिक। हमने कहा ना, देशिक और कालिक, ये स्थान स्पेस के रिगार्डिंग, और कालिक, कालिक हो गया जो कि जिसको कि आप समय से मापते हैं, समय के संदर्भ में मापते हैं, ये हो गया। दूरस्थ पदार्थों में देशिक दैशिक और परत्व, और समीपस्थ पदार्थों में दैशिक अपरत्व। दूरस्थ पदार्थ परत्व और कनिष्ठ कालिकत्व में अपरत्व, ये होता है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। पृथ्वी आदि जो 4 हैं और साथ साथ मन जो है, इनमें रहने वाला यह गुण है जो कि तेज द्विविधे, ये दोनों 2 प्रकार के होते हैं। दिक्कृते कालकृते चेति, ये दिशा से संदर्भित और काल से संदर्भित। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। तो हमें लग रहा है कि ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, इसमें कोई झंझट है नहीं।
इसमें केवल वही है कि जहां जो आपको नोट करने के लिए कहा गया है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाएंगे और फिर दोबारा आपको या तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा या दोबारा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वो ग्रंथ, तभी जाकर। इसलिए जहां पर जो कह रहे हैं उसको नोट कर लीजिए और अनिवार्य रूप से अपने रूम पर आप एक बार अवश्य इसको देख लेंगे, कम से कम 24 घंटे में एक बार, फिर सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार, और आपको अनिवार्य रूप से वो पूरा ध्यान रहेगा हमेशा के लिए। अगर 24 घंटे में पढ़ा भी तो आपको कुछ समझ में नहीं रहेगा, अब उसके बाद 24 घंटे में एक बार पढ़ने के बाद भी अगर सप्ताह में फिर एक बार नहीं पढ़ा तो वो आपके पास नहीं रहेगा, फिर महीने में एक बार नहीं पढ़ा तो आपको नहीं रहेगा। तो ये एक क्रम से आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। और जो जो मैंने नोट करवाया है वो आप देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। मैं 5-7 मिनट और ये चर्चा करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम ज्ञान पार्ट जो है वहां पर हम आ जाएं, ताकि आपको आगे से हम प्रमाण आदि में लेकर के चलें, क्योंकि वो उससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इस कारण से थोड़ा सा हम चल रहे हैं आगे। उसके बाद गुरुत्व का लक्षण क्या है, हमने पढ़ा कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्वापरत्व। अब गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष पर हम चल रहे हैं। तो अब देखते हैं गुरुत्व। आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। ये जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर अभी आप समझ लीजिए, फिर समवायी कारण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आद्य पतन, जो कि प्रथम जो पात होता है, गिरता है, उसका जो समवायी कारण है, ये उसका जो असमवायी कारण है, उसको कारण रूप जो गुण है उसको गुरुत्व कहा जाता है। यह किस किस में रहता है, तो कहते हैं ना जो कि गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, और आप देखते हैं जो कि जो ऊपर से कुछ गिराइए तो वह क्या होता है, जो कि नीचे की ओर गिर जाता है। तो नीचे की ओर जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, तो गुरुत्व के कारण गिर रहा है। और वो गुरुत्व क्या है, तो उसकी परिभाषा ये दे रहे हैं, जो कि आद्य पतन असमवायी कारणम, आद्य पतनस्य असमवायी कारणम, जो वह प्रारंभिक रूप से जो गिरता जो है उसका जो असमवायी कारण है वह क्या है, गुरुत्व है। ये किस किस में है, पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में ये गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे बता रहे हैं जो कि ये गुरुत्व का अभिप्राय यहाँ पर भारीपन बताया गया है, और उसी से कहते हैं ना जो कि अगर आप कह रहे हैं जो कि मेरा 50 केजी है, तो वजन केजी है, 50 केजी भारी हूं मैं, तो भारी होने का अभिप्राय क्या है, जितना गुरुत्व है आपका वही तो उतना है। आप यहाँ पर इतना केजी कह रहे हैं, दूसरे स्थल पर ले जाया जाए तो वहां पर आपका वो जो है वजन वो आपको अलग दिखता है, तो क्योंकि वहां पर गुरुत्व जो है उसका अलग क्वांटिटी हो पाता है, तो लेकिन वहां भी गुरुत्व ही कहा जाएगा वो भी। इसके बाद फिर है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व कह रहे हैं कि आद्य चंदनस्य असमवायी कारणम, आद्य चंदना, चंदन कहते हैं जो कि गिरना को कहते हैं ना, जो कि वह टपकता है। मान लीजिए आपने ये छेना को कपड़े में लपेट करके डाल दिया है फटे हुए दूध को, तो जो पानी बूंद बूंद गिरता रहता है, तो ये स्यंदन कहा जाता है। आप इसको अगर देखें शाकुंतलम आदि में भी देखेंगे जो कि वहां पर दिया गया है, अलग अलग जो उनके जो वल्कल वस्त्र जो है उनसे जो जल स्यंदित होता रहता है, या और भी बहुत सी जगह स्यंदन पद का प्रयोग किया गया है। तो एक और स्यंदन का अर्थ होता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्यंदने बद्ध दृष्टि, ये स्यंदन रथ के संदर्भ में भी प्रयोग होता है। ये देखना एक बार देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्यंदने बद्ध दृष्टि जो कहा गया है तो वो स्यंदन का अभिप्राय वहां पर रथ के संदर्भ में भी शायद होता है, लेकिन यहाँ पर होगा जो कि जो नीचे की ओर गिरने वाला है, टपकने वाला है, वही अर्थ आएगा। तो कह रहे हैं स्यंदन जो का जो असमवायी द्रव्यत्व कहा जाता है, यह किस किस का गुण है, पृथ्वी अप तेज, ये तीन जो है इनकी इनमें रहने वाला गुण है। और ये दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखेंगे, सांसिद्धिक और नैमित्तिक।
सांसिद्धिक जो होगा वह जल में होगा, और सांसिद्धिक कहते हैं जो कि स्वभाव सिद्ध। सिद्धिक का अभिप्राय है जो कि स्वभावतः सिद्ध है, जो कि अलग से उसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं ये करना है, वह डायरेक्ट अपने आप वह रहेगा ही। जल में जो होगा वह टपकना उसका स्वाभाविक गुण है। और नैमित्तिक जो होता है किसी निमित्त से, सांसिद्धिक और नैमित्तिक, सांसिद्धिक जल में दिखेगा और नैमित्तिक जो है पृथ्वी और तेज में, पृथ्वी और तेज में किसी निमित्त से वह होगा नैमित्तिक। ठीक है, तो सांसिद्धिक स्वाभाविक रूप से जल में, और नैमित्तिक जो किसी निमित्त जो होगा वह पृथ्वी और तेज में। पृथ्वी में किस तरह से बता रहे हैं, जो घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रव्यत्वम, अर्थात पृथ्वी आदि में किस तरह का होगा, घृत पृथ्वी का उदाहरण दे रहे हैं, जो कि घृत आदि जो है, पृथ्वी का अर्थ हमेशा मिट्टी मत समझिएगा, ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना। देखिए पृथ्वी का उदाहरण बता रहे हैं, जो कि घृत आदि का में जब अग्नि का संयोग है उससे उत्पन्न जो होता है द्रव्यत्व, ये निमित्त का उदाहरण बता रहे हैं। और तेजस सुवर्ण आदि, और अगर सुवर्ण आदि में जो वह जो द्रव्यत्व आ जाता है तो किस कारण से आता है, जब उसको हीट किया जाता है तब वह गलता है और लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ता है। या घी ही है, जब तक उसमें अग्नि को वहां पर स्पर्श नहीं करवाया जाता है तब तक वह ठोस से द्रव रूप में नहीं आपको दिखाई पड़ता है। तो ये कह रहे हैं जो कि सांसिद्धिक और नैमित्तिक ये दो बताया गया है, आप समझ चुके होंगे सांसिद्धिक क्या कहा जा रहा है और नैमित्तिक क्या कहा जा रहा है। आप जिसने घी देखा ही ना हो तो उनके लिए तो नहीं कुछ कह सकते हैं, वो घी देखेंगे फिर उनको समझ में आएगा ये क्या होता है। ठीक है, कहा तो आप डालडा देखे होंगे, डालडा से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप डालडा भी नहीं दिखेगा आपको। तो इसके बाद है स्नेह का लक्षण बता रहे हैं, जो कि हमने देखा ना, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण संयोग गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह। स्नेह कहते हैं चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, कह रहे हैं जो कि जिससे आप चूर्ण आदि जो करते हैं ये वह पदार्थ जो है, और चूर्णादि पदार्थ जो है जिस गुण से ये पिंड बन जाता है। चूर्ण आदि जो चूर्ण है किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का जो चूर्ण है वह जिससे पिंडी भाव को प्राप्त करे, पिंड बन जाए, अर्थात एक गोला बन जाए। जैसे आप ये आटा है, गेहूं का आटा है, उसको आप पानी डाल करके या घृत आदि डाल करके आप एक बना लेते हैं लोई टाइप में, तो वह जो एक दूसरे से जो कण चिपक जाता है वो किसके कारण चिपकता है, तो वो स्नेह नामक गुण है उसके कारण। और जलमात्र वृत्ति, ये जलमात्र में रहने वाला वृत्ति है, ये ध्यान रखेंगे। जो कि स्नेह जो है वह जलमात्र में रहने वाला चिकनाहट, स्नेह का चिकनाहट जो है वह जलमात्र में रहने वाला वृत्ति है। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं शब्द का लक्षण। श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द है, ये आकाश वृत्ति में, आकाश मात्र में रहने वाला वृत्ति है। यह दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक है और वर्णात्मक, दो तरह से आपको दिखाई पड़ता है। ध्वन्यात्मक जो आप ये भेड़ी आदि ये नगारा आदि से जो सुनते हैं वह ध्वन्यात्मक शब्द है, और ये वर्णनात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप जो देखते हैं यह वर्णनात्मक शब्द है। अब इसको देखिए, जो कि वही आप जब महाभाष्य आदि देखते हैं वहां पर शब्द का लक्षण वहां भी इसी तरह का दिया गया है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग है, ठीक ना। ये जो परिभाषा दी गई है उसमें थोड़ा सा अलग है, या फिर वाक्य पदियम देखें या फिर अन्य अन्य ग्रंथ देखेंगे वहां पर शब्द का लक्षण अलग अलग दिया गया है। वहां पर देते ना जो कि येनोच्चारितेन शासना लांगूल कुदखुर विषयाणाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द, वहां पे भी ध्वनि की बात करते हैं। लेकिन ये वर्णात्मक जो कहा गया है तो वर्णात्मक में वहां पर जो स्फोट है उसको, उसकी भी चर्चा करते हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दे रहे हैं जो कि शब्द जो है श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द है। यहाँ पर स्फोट आदि की बात यहाँ पर मोटे तौर पर नहीं की गई है, यहाँ पर साक्षात जो कर्ण कुहर के माध्यम से जो आप सुन पाते हैं इसकी बात की जा रही है। तो ये दो प्रकार के होंगे, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, वर्णनात्मक नहीं वर्णात्मक, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं।
और इसके बाद आप देखेंगे जो कि बुद्धि का लक्षण। अब यहीं से आपको हम लेकर के इन कर जाएंगे कहां पर, अभी तक जो हम चल रहे थे वैशेषिक को लेकर के चर्चा हो रही थी, तत्व के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। अब यहां से जंप कर जाएंगे आप प्रमाण मीमांसा में। तो इसको आप बुद्धि को ठीक से समझिए, क्योंकि देखिए अभी तक आपने सीक्वेंस क्या देखा है, मंगलाचरण हमने किया, मंगलाचरण के बाद आपने सप्त पदार्थ जो है, क्योंकि संपूर्ण ग्रंथ में सप्त पदार्थ की चर्चा की गई है, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ आपने कह दिया, सभी का लक्षण आपने देख लिया, उनके जो भेद हैं वो देख ले रहे हैं। उसके बाद पहला क्या था, उसमें द्रव्य था, द्रव्य को आपने देख लिया, द्रव्य के भेद देख लिया, जो कि पृथ्वी व्यक्ति जो वायु आकाश काल दिखा तो मनांश नवी वजु नवों को आपने देख लिया। उसके बाद आप आगे क्या, पृथ्वी ये द्रव्य के बाद गुण है, तो गुण जो 24 है वो आप देख रहे हैं। तो गुण में क्या आ रहा है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व शब्द स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार, ये 24 देखते हैं। तो इसमें जो बुद्धि पर जो आप आए हैं, बुद्धि से ही आप जंप करेंगे वहां पर प्रमाण मीमांसा में, और प्रमाण मीमांसा की चर्चा पूरा यहीं से प्रारंभ होगी। तो अब इसको थोड़ा सीरियसली देखेंगे कि कैसे हम जंप करते हैं, मुश्किल से 2-4 मिनट और है, उसके बाद हम आज कंक्लूड करेंगे। बुद्धि किसको कहते हैं, सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम, सभी प्रकार के जो व्यवहार का हेतु है ऐसा गुण बुद्धि कहलाता है, या अथवा उसको ज्ञान के रूप में लेते हैं, बुद्धि कहें या ज्ञान कहें। यहाँ पर दोनों ही अगर कहा जाता है ज्ञान का लक्षण क्या दिया गया है, तो वो भी सर्व व्यवहार गुणो ज्ञानम ये कह सकते हैं, या बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि या ज्ञान दोनों एक ही अर्थ में लिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सा द्विविधा, क्योंकि ये बुद्धि जो है ये कितने प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं, स्मृति अनुभवश्च, स्मृति और अनुभव ये 2 प्रकार के हैं। स्मृति का लक्षण क्या है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है, संस्कार जन्य जो पहले आपने कुछ देखा है उसके आधार पर जो आप यहाँ पर देखते हैं उनको स्मृति कहा जाता है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ये आपने यहाँ पर देखा था। सर इसके साथ ही साथ क्या है, सर मुझे लेट हो रहा है, हम जाएं? हाँ ठीक 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 निकलेंगे, वैसे हम लोग भी अब समाप्त ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं। तो ये हो गया जो कि स्मृति। अगर आप ये तो न्याय दर्शन को देखते हैं, अगर आप देखें योग दर्शन को देखें तो वहां पर भी आप इसी तरह की चर्चा पाते हैं, जो कि वहां पर आपका प्रारंभ करते हैं ना, योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, फिर वृत्ति की चर्चा करते हैं तो 5 प्रकार के वृत्ति की बात करते हैं, जो कि ये 5 प्रकार के होते हैं, जो कि 2 तरह से आप देखते हैं, क्लिष्ट रूप में 5 प्रकार के जो है वहां पर देखते हैं, जो कि आप प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। तो जब आप स्मृति की बात करते हैं वहां पर, तो वहां पर अलग तरह से परिभाषा बताते हैं, लेकिन बात वही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है, वहां पर देखते हैं अनुभूति विषया संप्रमोश, अर्थात अनुभूत विषय जो है उसका असंप्रमोश जो है उसको कहते हैं स्मृति। असंप्रमोश का अभिप्राय क्या है, असंप्रमोश का अर्थ होता है जिसको चुराया न गया हो, किसी ने ले न, जो आपके पास यथावत बैठा हुआ हो, आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि मुस धातु जो है उसका अर्थ होता है स्तेय अर्थात चुराना, जिसकी चोरी न की गई हो, इस तरह का जो अनुभूति है आपका, पहले आपके पास वेद प्रस्तुत विषय है उसको कहा गया है स्मृति। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ भी यही है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है, संस्कार के रूप में जो आपके पास विद्यमान है, जो पहले कभी अनुभूत किया है, आपने कभी देखा है और आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कल क्लास ली है कहीं पर, और क्लास में मैंने कुछ छात्रों से मिले, कुछ नए पुराने छात्र हमारे हैं जिनको कि मैंने क्लास कभी ली थी, तो उनका जो व्यवहार है, उनके संदर्भ में जो अनुभूति है वो मेरा अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। अगर मैं योग की भाषा में कहूँ, अगर मैं न्याय की भाषा में कहूँ तो ये कहूंगा जो कि उनसे संबंधित जो संस्कार है उससे उत्पन्न जो ज्ञान अभी है
वही स्मृति है। जो हम कहते हैं कि उनकी याद आती है, तो याद कहाँ से आती है? क्योंकि उनके संदर्भ में जो संस्कार था उससे उत्पन्न जो अभिज्ञान है वही हमारे लिए स्मृति है या याद करना है। तो आप अलग अलग जब डिसिप्लिन को देखेंगे ना तो आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा। आप योग दर्शन कहें, ये इसको देखें, वेदांत में जाएं या फिर साहित्य में आए, जहां कहीं भी जाएंगे आपको कुल मिलाकर के दिखेगा एक ही तरह का। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म होते हैं तो वहां पर थोड़ा अर्थ उनका बदल जाता है, लेकिन मोटे तौर पर आपको वही दिखेगा, कुछ अलग नहीं दिखेगा आपको। तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है। ठीक, ये किस तरह का है? स्मृति क्या है? बुद्धि है। ये ध्यान रखेंगे, स्मृति और अनुभव दोनों बुद्धि के प्रकार हैं। और बुद्धि क्या है? गुण है। ठीक, और ये गुण जो बताया गया था ये आप देखते हैं जो कि हाँ 2 प्रकार के बताए गए थे। ये जो ज्ञान या बुद्धि है ये 2 प्रकार के, इसमें एक हो गया स्मृति और दूसरा है अनुभव। अनुभव जो है ये 2 प्रकार का होगा। अनुभव मतलब साक्षात जो अभी आप ग्रहण कर रहे हैं ये का होगा, जो कि अनुभव का लक्षण बता रहे हैं, जो कि तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव मतलब क्या? पहले जो आपने देखा, समझा, सुना, उसकी जो अभी तक वो जो संस्कार बना हुआ है उससे संस्कार जन्य ज्ञान जो है वह तो हो गया स्मृति। अब स्मृति से भिन्न जो होगा, तद भिन्नम नाम स्मृति भिन्नम, स्मृति से भिन्न जो होगा उसको हम कहेंगे अनुभव। अब ये अनुभव भी 2 प्रकार का होगा, यथार्थ और अयथार्थ। कल जो हम चर्चा करेंगे यहां से प्रारंभ करेंगे। यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है। मृगमरीचिका जो आप देखेंगे वह अयथार्थ है, और साक्षात जो जल ग्रहण करेंगे आप उसको यथार्थ कहेंगे। कल करेंगे जो कि ये कहेंगे, जो कि किसको कहेंगे, जो कि अर्थ क्रियाकारित्व जो होगा इसको ये स्वीकार करेंगे। अब ये क्या है अर्थ क्रियाकारित्व आदि, ये हम कल ये करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब आप लोगों को जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कल फिर देखेंगे इन विषय वस्तुओं को, कल चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की चर्चा कल करेंगे।